नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर दिन की सारी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे कि सिवान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद से भिड़े हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। रैली में जबरदस्त तोड़फोड़ की है, लात घूसे भी चले हैं और बीजेपी के सांसद को उल्टे पांव भागना पड़ा है। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर सुशासन बाबू का शासनकाल अब खत्म होने जा रहा है और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के नेतृत्व में होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार के अंदर कितनी सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों सुशासन बाबू जो पिछले 12 साल से बिहार के अंदर विकास के दावे कर रहे हैं, उनके दावे की पोल खुलते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर बीजेपी के सांसद को अपने ही कार्यकर्ताओं से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि विरोध इतना बड़ा हो गया जिसमें लात घूसे भी चले हैं और यहां तक कि दर्जनों कुर्सियों को तोड़ दिया गया। ये घटना नवीगंज के पड़ौली पंचायत भवन के महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल व मुखिया के समर्थकों के बीच में भिड़ंत की खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह अपने समर्थकों के साथ सिवान के अंदर लकड़ी नबीगंज स्थित पड़ौली पंचायत भवन पहुंचे थे। वहां पर पंचायत के मुखिया के समर्थक के साथ उनके समर्थकों के बीच में बातचीत हुई और बाद में तू मैं हो गया, जिसके बाद हंगामा खड़ा होने के साथ ही सांसद की मौजूदगी में चले हैं कुर्सी, लात घूसे और बाद में अफरा तफरी का माहौल देखते हुए पुलिस ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और ऐसे में बाद में सांसद को उल्टे पांव लौटना पड़ा है। दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर जिस तरह से बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ के राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर जनता में आक्रोश है और पंचायत के मुखिया इसको लेकर अपने सांसद के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये खबर ये बताती है कि किस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और खासकर नीतीश कुमार की सरकार को अब जनता देखना नहीं चाहती है, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार को जल्द से जल्द वापस से सत्ता से बाहर करने की कोशिश जनता के द्वारा रहेगी। और ऐसे में दोस्तों महागठबंधन की ओर से बड़ा विकल्प तेजस्वी यादव के रूप में दिया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनको कितनी सीटें मिलेगी। और एक और जानकारी है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को चकनाचूर करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट की वापसी को सुनिश्चित कराया है। दरअसल दोस्तों 14 तारीख को राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार को बहुमत साबित करना है और ऐसे में अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सचिन पायलट की चिंता का समाधान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो पायलट और उनके समर्थक विधायकों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आगे जल्द ही इन समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार से मुलाकात करने के बाद पायलट की ओर से यह जानकारी सामने आ रही है। सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस की विचारधारा उनकी विचारधारा है और उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की है, बल्कि गहलोत के कार्य प्रणाली को लेकर वो काफी नाराज है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का भविष्य है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आप मानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधा संदेश दिया गया है कि आपकी लड़ाई किसी नेता के प्रति हो सकती है, बल्कि पार्टी के खिलाफ नहीं हो सकती, और इसी की का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हुए सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम दावे को सचिन पायलट ने सीधे तौर पर झुठला दिया है। एक और जानकारी की माने तो चाइना की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार और मीडिया समूह बता रहा है कि देश के अंदर मोदी सरकार के द्वारा बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत चाइना से आने वाले सामानों पर बैन लगाया जा रहा है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर चीन की मीडिया ने कहा है कि भारत में जो चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है उससे कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में तमाम विरोधों के बावजूद चीन ने पिछले महीने आयात में बढ़ोतरी की है, यानी भारत के अंदर आने वाला चाइनीज सामान और ज्यादा बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि चीनी मीडिया ने दावा किया है कि कोरोना काल में भी चाइना के द्वारा आपात निर्यात यानी भारत के अंदर सामान भेजने को लेकर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चीन के कस्टम डाटा के मुताबिक भारत का चीन से अप्रैल के अंदर 3.22 अरब डॉलर का आयात भारत के अंदर था, यानी इंपोर्ट हुआ था भारत के अंदर में, जो मई में बढ़कर 3.25 अरब डॉलर हो गया है। इसके बाद जून में 4.78 अरब डॉलर हो चुका है। ये डाटा चाइना की कस्टम एजेंसी के द्वारा जारी की गई है, जिसके बाद मोदी सरकार से सवाल पूछना लाजमी है कि चाइना के मीडिया के द्वारा जो ये डाटा दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो पूरी तरह से नाकाफी है
है, यहाँ तक कि भारत सरकार के फैसले चाइना के समर्थन में है। और ऐसे में दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि मोदी सरकार की जो भी नीति चाइना के खिलाफ है वह पूरी तरह से फेल है या फिर पूरी तरह से सक्सेसफुल है। 0 से लेकर 100 के बीच का आंकड़ा बताइए कि कितने प्रतिशत मोदी सरकार को आप अंक देंगे चाइना के खिलाफ। तथा कथित कदम उठाने को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से कहा कि जरूरत पड़े तो तिब्बत के अंदर जो आर्टिफिशियल झील बनाई जा रही है उसका मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब मोदी सरकार को बता रही है कि चाइना जैसे देशों से निपटने के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाए जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार खासकर मोदी सरकार की जो नीति दिखाई दे रही है वो कंफ्यूजन से भरी हुई स्थिति दिखाई देती है। एक और चाइना के एप्स बंद किए जा रहे हैं और दूसरी ओर चाइना की कंपनियों को टेंडर भी दिया जा रहा है, जिसके बाद कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और मोदी सरकार की जो नीति चाइना को लेकर है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने राय दी है कि आप तिब्बत के अंदर चाइना के द्वारा बनाए जा रहे झील का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाइए। और एक और जानकारी है जहां पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को झटका देते हुए कहा कि लोजपा अकेले बिहार के विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हम नीतीश कुमार सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के अंदर चाहे सीट बंटवारे का मामला हो या फिर नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मामला हो, एलजेपी सीधे तौर पर समझौता करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। एक और अपडेट की माने तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी से उनकी कोई भी दूर दूर तक लड़ाई नहीं है और कांग्रेस पार्टी उनकी अपनी वैचारिक पार्टी है। एक और जानकारी की माने तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सहायता करने के लिए हाथ खींचकर हमेशा से विश्वासघात किया है। कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली और ताली बजाकर जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया था। सरकार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स यानी देश के सुरक्षा कर्मी, देश के डॉक्टर और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति सम्मान और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उनके द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पीपीई किट मुहैया नहीं कराई जा रही है। और ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार का ध्यान पता नहीं चल रहा कि कोरोना पर है या चाइना पर है, क्योंकि दोनों मसले पर मोदी सरकार कंफ्यूज दिखाई दे रही है। एक और जानकारी की माने तो बीजेपी के टच में है एनसीपी के 12 विधायक। जब ये क्वेश्चन पूछा गया नवाब मलिक से तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है। और ऐसे में महाविकास अघाड़ी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के ही ज्यादातर विधायक उनके समर्थन में हैं। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट की माने तो आतंकवादी हमले के डर से कश्मीर में बीजेपी के नेताओं ने अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। कई सारे नेताओं ने एक बार फिर से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले इन नेताओं ने कहा था कि वो कश्मीर के अंदर राजनीति करना चाहते हैं और कश्मीर के अंदर हालात को एक बार फिर से सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य के अंदर गवर्नर भी उनकी सरकार ने ही नियुक्त किया है और सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर पर पूरा कंट्रोल बीजेपी सरकार का है। ऐसे में दोस्तों वहां की सरकार की जिम्मेदारी क्योंकि बीजेपी के पास है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आतंकवादी जिस तरह से इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उसके खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराई जानी बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी सरकार के तमाम दावों के बीच इन लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है और ऐसे में अब इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। एक और जानकारी की माने तो राजस्थान के रण से पहले आज मणिपुर के अंदर बीजेपी सरकार को बहुमत परीक्षण करना है। दरअसल दोस्तों मणिपुर के अंदर भी सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां पर कई सारे नेताओं ने अपना इस्तीफा बीते दिन दिया था। और ऐसे में मणिपुर के अंदर से खबर सामने आ रही है जहां पर विश्वास मत के दौरान मणिपुर में वोटिंग नहीं हो पाई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है, कुर्सियां तक फेंकी गई हैं। दरअसल दोस्तों लगभग 3 हफ्ते के नाटकीय घटनाक्रम के बाद मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर वोटिंग नहीं कराई गई और वोटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध जताया है। एक और जानकारी की माने तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल उठाते हुए यूपी के अंदर 100 से ज्यादा डीएसपी के तबादले को लेकर सियासी बयान देते हुए कहा कि ये नासमझी है। दरअसल दोस्तों योगी सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था ठीक करने को लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम ट्रांसफर के बावजूद 3 साल पूरे हो चुके हैं और कानून व्यवस्था आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर रेंगती हुई दिखाई दे रही है, यानी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। एक और जानकारी की माने तो एक्टिव हुआ पूरा गांधी परिवार, तो पायलट ने सुलह के लिए रखी है कुछ शर्तें। हम आपको बता दें कि पायलट के सामने कुछ शर्तें हैं और पायलट ने भी कुछ शर्तें रखी है, जिसमें सचिन पायलट चाहते हैं कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए और सचिन पायलट के विधायकों को मंत्रिमंडल में एक बार फिर से वापसी मिलनी चाहिए। किसी बोर्ड, न्यास या निगम की कमान देने की मांग की गई है। साथ ही साथ सचिन पायलट ने कहा कि वह एक बार फिर से राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर लौटना चाहते हैं। राहुल
राहुल गांधी ने पायलट के सामने सरकार के कामकाज के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो जम्मू कश्मीर के अंदर शाह फैजल ने छोड़ी राजनीति, कहा मेरे पे देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता, यह मेरी निष्ठा और देश के प्रति प्रेम को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों देश के IAS अधिकारी की तौर पर सेवा दे चुके और राजनेता और जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार राजनीति में सक्रिय शाह फैजल ने ऐलान कर दिया है कि वह प्रशासनिक सेवा में वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एक नई वास्तविकता और उन्हें उसके संदर्भ में आना होगा। IAS अधिकारी के रूप में मैं राष्ट्र के भविष्य के लिए हितधारक रहूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कुछ लोग मुझे भारत विरोधी कह रहे हैं। शाह फैजल ने कहा कि मुझे देशद्रोही के तौर पर नहीं देखा जा सकता, जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और नए सिर से शुरुआत करना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अशिक्षा, असमानता, बेरोजगारी बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के लिए बनी हुई है और ऐसे में धारा 370 हटने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया था। हम आपको बता दें दोस्तों की उन्होंने अपनी एक नई पार्टी भी बनाई थी। हालांकि उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि वो राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे। एक और जानकारी की माने तो गहलोत सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा है ना तो टेप कांड की जांच होगी, ना पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। CM का पायलट खेमे को आश्वासन पूरी तरह से दे दिया गया है। वहीं पर बिहार चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग पर JDU की नजर है। फूलन देवी के बहाने हित साधने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने अपने सरकारी आवास पर पूर्व सांसद फूलन देवी जी की 57वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दिए हैं। जिसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर JDU किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है और इसी कड़ी में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी से सांसद रही फूलन देवी का 57वां जयंती मनाया गया है। और एक और जानकारी की माने तो बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के बारे में आज सुनवाई होने वाली है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंदर ये 6 के 6 विधायक शामिल हो गए हैं, यानी पूरी की पूरी बसपा राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में विलय हो चुकी है। इसीलिए मायावती के पास अब कोई भी विकल्प नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट चली जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाए, उनके द्वारा जारी किया गया व्हिप भी इन पर लागू नहीं होगा। संविधान की 10वीं सूची के तहत अब ये सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के विधायक हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आपको ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।